हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। कैसे हो आप सब? होप यू आर ऑल फाइन। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 मंथ्स स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ। जैसे एज यू नो कि जून में हमारा एग्ज़ाम है। अब तक तो फेब वाले एग्ज़ाम के रिजल्ट्स भी नहीं आए, बट जून में फिर से सर पर एग्ज़ाम खड़ा है यूजीसी नेट का। तो हमको कैसी स्ट्रेटजी अपनानी है कि अगली बार जून वाले एग्ज़ाम को इंश्योर कर लें। जो भी ऐसे लर्नर्स हैं जो फैब वाले एग्ज़ाम के लिए को लेके डाउटफुल हैं कि पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा, है ना, ये नेट हो जाएगा, जेआरएफ नहीं होगा, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जून वाले एग्ज़ाम पे फोकस करना। मैंने आपको हमेशा ये बात कही है कि ज़िंदगी आपको बहुत मौके देती है, लाइफ आपको बहुत मौके देती है। एक मौका चूक जाए उसको लेकर रोने की बजाय आने वाले मौके पर फोकस करना ज़्यादा बेटर रहता है। सो जो भी लर्नर्स जिनको ऐसा लगता है कि इस बार फेब वाला एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाएगा, उसको लेके रोने की पछताने की बजाय आप ये फोकस करो कि जून वाला एग्ज़ाम अभी सामने खड़ा है। दोबारा से अपने आप को एक इंथुसिज्म से भर लो कि हमको हमारे सामने जो है वो जून वाला एग्ज़ाम है और कुछ नहीं सोचना, जो गया वो गया, अब आगे फोकस रखना है हमको अपना। ठीक है, तो मैं आपको इसके लिए सारी चीज़ें बताऊंगी, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को लेके। और जैसे मेरा इकोनॉमिक्स है, मेरा स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक्स में है, मैं आपको इकोनॉमिक्स करवाती हूँ, तो उसके लिए भी स्पेशली इसमें बताऊंगी कि मैं आपको इसमें क्या क्या प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है जी, चलो। पूरा कोर्स मेरा लेने के लिए आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेनी है। सिमर 10 मेरा कोड है, यहाँ पे आपको 20% ऑफ मिलेगा। अभी फिलहाल 20% ऑफ चल रहा है। सो लेट्स बिगन। देखिए 3 मंथ्स की जो स्ट्रैटेजी है ना, क्या इसमें होना चाहिए। अब बहुत सारे लर्नर्स पूछते हैं कि क्या 3 महीनों में हम पूरा अनअकैडमी पे प्लस कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे? क्या 3 महीनों में अगर सेल्फ स्टडी से करना है तो हम बड़ी बड़ी सारी मोटी मोटी बुक्स को पढ़ पाएंगे? क्या करें? तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं दो यहाँ पे बताती हूँ चीज़ें कि अगर आप एजुकेटर की मदद से पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है। अगर आप सेल्फ, वैसे तो मैं यही रिकमेंड करती हूँ हमेशा कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम का लेवल है वो दिन प्रतिदिन हाई जाता जा रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा जाता जा रहा है। तो अगर आप किसी एजुकेटर की मदद से वो चीज़ करते हैं तो आई थिंक उससे आपका टाइम भी कम कंज्यूम होगा और आपको रेलिवेंसी पता चल जाएगी, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। स्मार्ट स्टडी अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे लगता है एजुकेटर की मदद से आप ज़्यादा अच्छे से वो सफ़र तय कर पाएंगे। सेल्फ स्टडी में ये चीज़ रहती है कि आपको नोट्स ढूंढने, बनाने, रेलिवेंसी किसमें है, वो सब प्लानिंग में बहुत टाइम आपका लगेगा, तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर जा सकता है सेल्फ स्टडी वाला। आई विल रिकमेंड यू कि आप किसी एजुकेटर की मदद से ही पढ़ें, चाहे आप 3 महीने में भी कर रहे हैं। एज यू विश, उसके लिए आप 3 महीने वाली अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, सो अब इसमें आपको क्या करना है। अब आप लोग पूछते हैं कि भाई 3 महीने में क्या सारा प्लस कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? नहीं होता। 3 महीने में यूजली मैं तो नहीं करवा पाती पूरा सिलेबस कंप्लीट आपका। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, देखिए आपके पास ना इन 3 महीनों में मैक्सिमम जितने यूनिट्स कंप्लीट होते हैं, जैसे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या है कि जितने यूनिट्स आपके मैक्सिमम कंप्लीट होते हैं, जैसे कि मान लो मैंने आपको 3 महीने में 5-6 यूनिट्स करवा दिए, बाकी के जो 4 यूनिट्स बचेंगे ना, बाकी के जो 4 यूनिट वो आप मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस से करेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस से करेंगे। ठीक है जी, वो मैंने अपने प्लस वाले लर्नर्स को बता ही दिया हुआ है कि मैं कौन कौन से यूनिट्स आपको इसमें करवाऊंगी और कौन कौन से यूनिट्स आप साइमल्टेनियसली रिकॉर्डेड क्लासेस से कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जो इंडियन इकोनॉमी वाला यूनिट है इकोनॉमिक्स में अगर देखें तो, या पेपर 1 में जो हायर एजुकेशन वाला यूनिट है, इसमें करंट चीज़ें आती रहती हैं, है ना। तो हमेशा फोकस रहता है कि जो अभी लेटेस्ट वाला आपका कोर्स है उसमें वो यूनिट ज़रूर कवर हो जाए जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, वो इसमें ज़रूर कवर हो जाए। बाकी स्टैटिक सिलेबस वाले जो यूनिट्स हैं वो आप, जैसे रिसर्च स्टैटिक सिलेबस वाला है, कम्युनिकेशन में स्टैटिक सिलेबस है, ये आप उस एजुकेटर की रिकॉर्डेड क्लासेस से कवर कर सकते हैं। ये चीज़ रहती है। अब आपको करना क्या, देखिए ये तो हो गई सारी बात। अब सेल्फ, जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, जो कहते हैं कि हम किसी एजुकेटर को फॉलो नहीं करते, उनको क्या करना है, उनको फिर अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे।
नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब ये उनकी इच्छा है कि वो नोट्स के लिए कौन कौन से सोर्सेज यूज़ करेंगे। वो अब इन नोट्स को बुक्स से बनाएंगे, प्रीवियस ईयर देखकर, उनके कंसेप्ट नेट पे सर्च करके बनाएंगे, यूट्यूब वीडियोस देख के बनाएंगे, या कहाँ से बनाएंगे, मतलब किसी भी उनको टॉपिक्स जो है ना, पहले मैं हमेशा बोलती हूँ पहला स्टेप होना चाहिए टॉपिक फाइनलाइज करने का। टॉपिक्स को फाइनलाइज कर लीजिए कि ये टॉपिक्स हमको करने हैं, सिलेबस एंड पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंगली ये टॉपिक्स हमको करने हैं, उन टॉपिक्स को फाइनलाइज कर लीजिए। मान लीजिए आपके पेपर 1 के टोटल 100 टॉपिक्स बन गए। अब उन 100 टॉपिक्स को आप अलग अलग सोर्सेज से पढ़ के उनके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, जैसे पहला टॉपिक आपको यहाँ से मिल गया, इस बुक से मिल गया, दूसरा टॉपिक आपको यूट्यूब से मिल गया। टॉपिक्स की लिस्ट बनानी जरूरी है, बहुत जरूरी, इस केस में भी जरूरी है, इस केस में भी जरूरी है, दोनों केसेस में टॉपिक्स की लिस्ट बनानी जरूरी है। उन टॉपिक्स को अगर आप एजुकेटर की मदद से कर लेंगे कम टाइम लगेगा, अगर आप सेल्फ स्टडी से करेंगे ढूंढने करने में, इधर उधर से चीजें छानबीन करने में ज्यादा टाइम लगेगा, ये फर्क है। ठीक है, तो वो आप, और कॉम्प्लिकेटेड भी ये चीज़ ज़्यादा है, इसमें सक्सेस रेट ज़्यादा जाएगा, इसमें सक्सेस रेट कम जाएगा, ये फ़र्क है। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते सब्सक्रिप्शन वगैरह, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, वो उनके लिए कि थोड़ा लंबा प्रोसेस उनका जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए उनको ये चीज़ करनी है, अलग अलग सोर्सेज से अपने नोट्स बनाने और नोट्स की रिविजन करनी। ये तो एक सा प्लान हो गया। अब इसके बाद आगे वाले प्लान पर आते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे अब टाइम टेबल समझाती हूँ, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। जस्ट वेट। अब आपका टाइम टेबल यहाँ पे क्या होना चाहिए। लर्नर्स पूछते हैं कि मैम 3 महीने बचे हैं तो हम कितने घंटे पढ़ाई करें। कभी भी आपको ओर्स को टारगेट नहीं करना, डोंट टारगेट ऑन ओर्स। समझाती हूँ। देखिए आपका दिन का वो टाइम जिस टाइम में आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है, पहले तो वो टाइम फाइंड करो, वो टाइम फाइंड करो। जो जॉब वाले होते हैं, जो जॉब करते हैं, उनका अलग वो टाइम होता है, जो नहीं जॉब करते उनका अलग टाइम होता है। वो टाइम पर्टिकुलर फाइंड कर लो जो आपका दिन में सबसे प्रोडक्टिव है। उस प्रोडक्टिव वाले टाइम पे आपको क्या करना है। जो बच्चे किसी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं, उस प्रोडक्टिव टाइम पर आपको कानों में हेडफोन लगा के, हाथ में एक पेन पकड़कर, एक पेपर पकड़कर, जो भी एजुकेटर की क्लासेस हैं उनको सुनना है और उससे उनको नोट डाउन करना है, उनको नोट डाउन करना है। ठीक है, इस प्रोडक्टिव वाले टाइम में, इस प्रोडक्टिव वाले टाइम में आपको ये करना है। ठीक है, और जो अगर आप कहेंगे भी हमने तो किसी एजुकेटर को फॉलो नहीं किया हुआ, फिर हम क्या करें, है ना, फिर आप उसके लिए एजुकेटर को नहीं अगर कर रहे तो बुक्स पढ़ो, इधर से उधर से करके जस्ट नोट्स बनाओ। ये चीज, ये काम आपको सबसे प्रोडक्टिव टाइम में करना है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस टाइम पर ये काम करें जिस टाइम पर आपको नींद आने के चांसेस हैं, जिस टाइम पर आपको नींद आ रही है। तो फिर क्या होगा, ये कानों में हेडफोन भी लगा लेंगे, हाथ में पेन पेपर भी पकड़ लेंगे, बट एट द एंड आप सो जाएंगे। ठीक है, तो उस टाइम पर आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। आपको जिस टाइम सबसे प्रोडक्टिव है, सबसे मोटिवेटेड है, जिस टाइम डिस्ट्रैक्शंस नहीं है कोई भी, उस टाइम पर ही आपको ये काम करना है। अदरवाइज किताबें ऐसे पड़ी होंगी और सर रख के सोए हुएंगे, और जो बच्चे क्लासेस रिकॉर्डिंग देख रहे हैं कानों में हेडफोन लगा के ऐसे हेड डाउन करके सोए होंगे। ठीक है, तो प्रोडक्टिव टाइम पे। अब इसके बाद ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है आपकी प्रिपरेशन का। अब मैंने ये आपको सारा समझा दिया कि एजुकेटर की क्लासेस कैसे देखनी है, रिकॉर्डेड देख लो, लाइव देख लो, मिक्स करके। मैं 10 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं आपको। दूसरा यहाँ पे स्टेप ये रहता है, सेकंड स्टेप, कि आपको पीवाईक्यूज एनालिसिस करने हैं। आपका एजुकेटर करवा रहा है नहीं करवा रहा, आपको अपने एंड से भी ये करने हैं, आपको अपने एंड से भी पीवाईक्यूज करने हैं। अब जब आप पीवाईक्यूज करने बैठते हैं ना, जैसे मान लो आपने 2020 से लेके 2030 तक के पीवाईक्यूज करने। पीवाईक्यूज करने का ढंग होता है, सबसे पहले लेटेस्ट से शुरू करिए, सबसे पहले 2023 से स्टार्ट करिए, फिर 22, फिर 21, फिर 20, ऐसे करके। ठीक है, तो जब आप इनको एनालिसिस कर रहे हैं ना, इनके एनालिसिस के लिए आप दिन का कोई भी वक्त एक निकाल सकते हैं। ये भी प्रोडक्टिव ही होना चाहिए, ऑब्वियसली नींद वाला वक्त नहीं होना चाहिए, कोई भी वक्त निकाल सकते हैं इसको करने के लिए। बट आई विल रिकमेंड कि पहले ये करिए फिर ये करिए। ठीक है, पहले एक बार सारे ये बेसिक से कंसेप्ट समझ लीजिए, कर लीजिए, जो आपने एक टॉपिक्स की लिस्ट बनाई हुई है वो कर लीजिए, उसके बाद पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करिए।
ठीक है, प्रैक्टिस करिए। जैसे आपने 2020 का पेपर अपने सामने रखा, उसमें आप अब देखिए कितने क्वेश्चंस आप ठीक कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आप गलत कर पा रहे हैं, ये एनालिसिस आप यहाँ पे करेंगे। तीसरा स्टेप यहाँ पे रहता है, अब सिर्फ यही नहीं देखना कि कितने क्वेश्चंस ठीक है कितने क्वेश्चंस गलत है, ये भी देखना है कि जो क्वेश्चंस गलत हैं वो क्यों गलत है, जो क्वेश्चंस सही हैं वो तो ठीक है, बट जो गलत है वो क्यों गलत है। मतलब वो गलत है यानी कि आपने उस पर लॉजिक गलत लगाया, आपका कंसेप्ट वो गलत था, आपने जो समझा था उसमें वो गलत था, तो उसको आप क्लियर करेंगे फिर। अब तीसरे स्टेप में वही चीज़ें आ जाती हैं, ऐसे कंसेप्ट्स जो आपको अनक्लियर हैं, जो समझ में नहीं आए, जो आपको एजुकेटर की क्लासेस से नहीं समझ में आई, या बुक्स में आपको कहीं मिले नहीं, या आपको PYQs में वो कंसेप्ट्स नहीं समझ आए, ऐसे वाले कंसेप्ट्स जिनमें आपको डाउट्स हैं, जो अनक्लियर, तीसरे चरण में आपको ये वाले कंसेप्ट्स देखने, ठीक है, ये वाले। तो ये 3 स्टेजेस में आपको अपनी प्रिपरेशन कर, दीज आर द 3 स्टेजेस। जब आपके एग्जाम को 10-15 दिन बचेंगे ना, 10-15 दिन, आई विल रिकमेंड कि उस टाइम पर करंट पढ़िएगा, अभी करंट मत पढ़िएगा, उस टाइम पर करंट पढ़िएगा, क्योंकि करंट चीज़ें भूल जाती हैं, इसको आप एग्जाम से कुछ ही दिन पहले पढ़िएगा, ठीक है। उस टाइम पर आपका 10-15 दिन पहले करंट पढ़ने का होता है, सभी चीज़ों की रिवीजन करने का होता है, भूलने वाले टॉपिक्स को ज़्यादा स्ट्रेस देने का होता है, ये 10-15 एंड वाले दिनों का काम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चौथा स्टेप और ऐड ऑन कर रही हूँ। चौथा स्टेप ये है कि जो आपने ये नोट्स बनाए हुए हैं ना एजुकेटर की क्लासेस से या सेल्फ स्टडी से, इन नोट्स को आपको रिवाइज भी करना है, और इन नोट्स को रिवाइज करने का आई विल सजेस्ट यू बेस्ट टाइम होता है ना जो, वो होता है मॉर्निंग में। जब आप सुबह उठते हैं, मान लो आप सुबह 7 बजे उठते हैं, आधा घंटा पहले उठ जाओ, 6:30 बजे। 5 बजे उठते हैं, आधा घंटा पहले उठ जाओ। 10 बजे उठते हैं, 9:30 उठ जाओ, जितने बजे भी उठते हो, आई विल नॉट सुजेस्ट कि आप 4 बजे उठकर बैठ जाओ, नींद पूरी करनी बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। जितने बजे भी उठते हो, आधा घंटा पहले उठ जाओ। आधा घंटा पहले उठ के आपने एक दिन पहले जो नोट्स बनाए हैं, एक दिन पहले जो एजुकेटर की क्लास से सुना है, उसको जस्ट रिवाइज कर लो, ठीक है, उसको क्या कर लो, रिवाइज कर लो। तो ये आपका टाइम कभी रात को नहीं होना चाहिए, ये आई विल सजेस्ट कि मॉर्निंग का सबसे पहला टाइम ये होना चाहिए, ये चीज़ें फिर आपके दिमाग में रहेंगी, ठीक है। ये डाउट्स वाली चीज़ों को आप रात में कर सकते हो, ये PYQs आप दोपहर को कर सकते हो, ये आप चीज़ सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम में कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको लगता है। तो ये चीज़, करंट पर अभी फोकस मत करिएगा, अभी फोकस नहीं करना, करंट पर फोकस करना है 10-15 दिन, ठीक है। अभी आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है। सो दिस शुड बी ए स्ट्रैटेजी, ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और एक चीज़ मेरी ध्यान से सुन लो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि मैम 3 महीने हैं तो हम 7 यूनिट्स कर लेते हैं, 3 यूनिट्स छोड़ देते हैं, दिस इज़ ए रॉन्ग। देखिए ध्यान से मेरी एक बात समझिए, ये बिल्कुल ही रॉन्ग स्ट्रैटेजी है कि हम 3 कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं, 3 छोड़ देते हैं। आपको वो चीज़ लीव करनी है जो अनइम्पॉर्टेंट है, वो आप लीव कर सकते हैं। जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछी ही नहीं जाती, वो आप लीव कर सकते हैं। वो आप लीव कर सकते हैं जो आपका हद से ज्यादा टाइम ले रही है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही, ठीक है, वो चीजें आप कर। बट अगर आप कहें कि पूरा यूनिट ही लीव कर दे, नहीं, यूनिट्स आपको सारे करके जाने हैं भाई, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के यूनिट्स सारे करके जाने। उन यूनिट्स में कोई पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है भाई ये हमारी समझ से बाहर है, उसको आप लीव कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपने देखा कि PYQs में पूछा ही नहीं जा रहा, ये तो अनइम्पॉर्टेंट सा है, कभी पूछा ही नहीं एनटीए ने इसके बारे में, इतना टाइम लेगा ये हमारा, उसको आप लीव कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन लीव दैट। बट 100% सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं है। ऑल यूनिट्स कवर करने से मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप 100% सिलेबस कवर कर लो, मेरा मतलब ये है कि पूरा यूनिट नहीं छोड़ना, उसका आप पर्टिकुलर वो टॉपिक छोड़ सकते हैं। समझ के बात को, ये चीज याद रखना। और इस टाइम पर ना PYQs, मैं आपको बार बार ये चीज बोलती हूँ कि पेपर 2 जो है ना, काफी ज्यादा पेपर 2 आपके PYQs वाले कंसेप्ट से रिपीट होता है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में अपने बैठा लो कि सिर्फ कंसेप्ट से समझने से भी कुछ नहीं होगा और सिर्फ PYQs करने से भी कुछ नहीं होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलना है। PYQs तो रट लो, पिछले 3-4 सालों में ये PYQs ऐसे रटे होने चाहिए कि आपसे मैं क्लास में कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछ लूं तो सही आंसर, पक्का सही आंसर ही होना चाहिए सभी क्वेश्चंस का, अगर वो PYQ, अगर वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। PYQs के सारे कंसेप्ट भी आपको रटे होने चाहिए, ठीक है, कि कम से कम अगर 40-50% पेपर भी PYQs वाले कंसेप्ट में से आया तो वो तो आपका पक्का सही ही हो, ठीक है, वो चीज जरूरी है।
तो बेसिकली इन 4 चरणों में जो मैंने आपको बताया, आप अपनी स्ट्रैटेजी को डिवाइड कर सकते हैं। और आपको अपनी स्ट्रैटेजी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, मुझसे शेयर जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताकर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन कर लो। जो मेरी क्लासेस होती हैं उन सबके लिंक मैं आपको वहां पर डालती हूँ, सभी अपडेट्स भी डालती हूँ वहां पे। मैंने और भी काफ़ी सारी चीज़ें पीडीएफ्स वगैरह डाली हुई हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम को, ठीक है जी। और डिस्क्रिप्शन में बाकी सभी डिटेल्स भी आपको दी गई हैं, मेरी बुक का लिंक भी दिया गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर सेशन अच्छा लगा लाइक शेयर भी करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।